हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है वो भी हमारे आरडीएनए में, दैट इज़ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात की थी। तो अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोसेस में होता क्या है, हम एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो डीएनए का कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पोर्शन इसका चाहिए तो इतने पोर्शन को हम कट कर देते हैं और एक कट करने के बाद इसमें हम दूसरा पोर्शन जो हमें इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको हम डाल देते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस हैं इसमें, एक तो कट करना है हमको पीस को और दूसरा इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइंट करने के लिए क्या है, हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो है हमारा डीएनए लाइगेज और जो कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर हमें यहाँ पे कट प्रोड्यूस करना है स्ट्रक्चर में तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस पोर्शन को कट करेंगे। इसके बाद नया पोर्शन जो इसमें ज्वाइंट करना है वो ज्वाइंट करने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। दिस इज़ द होल कंसेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए लाइगेज catalyzes the formation of phosphodiesterase bond between 5' phosphate of one strand and DNA and the 3' hydroxyl of another। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब जो हम ज्वाइन कर रहे हैं दो सेगमेंट को विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज यूज करके ये हमें कैसे करना है, ये हमें करना है, इसके लिए हम 5' एंड जो है उसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल और 3' एंड के हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के बीच में क्या करते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डीएनए लाइगेज है ये क्या कर रहा है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, वो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल के बीच में बनेगा। मतलब जब फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल मिलेंगे तो ये मिलके क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, लाइगेट कर देंगे जो फ्रेगमेंट है उसको। ठीक है, और ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम के थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू जो लाइगेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि क्या बेसिक मैकेनिज्म है। सो मैकेनिज्म में जैसे हमने बताया कि एक फॉस्फेट है मॉलिक्यूल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो 5' एंड से आता है, हाइड्रोक्सिल 3' एंड से आएगा। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है उसको बोलते हैं हम डोनर और जो 3' होता है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम इसको डोनर एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो प्रोसेस है इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो डोनेट करता है एएमपी, वो एएमपी को डोनेट करता है किसको, 3' एंड को। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन मतलब एएमपी जो है वो ऐड होगा। अब एएमपी कहाँ ऐड होगा, एक्सेप्टर में ऐड होगा एएमपी और इसको डोनेट करेगा जो आपका डोनर है। ठीक है, डोनर है 5' एंड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में क्या है आपका, एक पहले तो एडिशन होगा। एडिशन कहाँ होगा आपका, फॉस्फेट में। फिर ये फॉस्फेट क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, फॉस्फेट में एडिशन हुआ, उसके बाद फॉस्फेट से क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया एएमपी किसको, 3' को। और थर्ड में उसके बाद, इस ट्रांसफर के बाद थर्ड स्टेप क्या है, जिसमें बन जाता है फॉस्फो डाइएस्टरेज बॉन्ड। ठीक है, डाइएस्टरेज बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस। मतलब 3 स्टेप हो गए मैकेनिज्म के। एक है एडिनाइलेशन, मतलब क्या है, एएमपी आया, किस में ऐड हुआ, 5' में ऐड हुआ। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एएमपी 5' to 3' देन फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस। डीएनए लाइगेज रिएक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं दो डीएनए स्ट्रैंड हो गए, ये 3' एंड हो गया, ये 5' एंड हो गया। 5' के बाद है 5' के पास है फॉस्फेट ग्रुप, 3' के बाद है पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हुआ, फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया। अटैच होने के लिए चाहिए
डीएनए लाइगेज, और यहाँ पे चाहिए एएमपी, तो एएमपी इसमें ट्रांसफर होगा और एएमपी के ट्रांसफर होने में जो पायरोफॉस्फेट है ये एंजाइम रिलीज होगा, और इस एंजाइम के रिलीज होते ही इन दोनों मॉलिक्यूल 3' और 5' के बीच बन गया पायरोफॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। ठीक है, तो 3' एंड 5' फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड बन गया और ये पूरी प्रोसेस हो गई। ओके, नाउ द एग्जांपल्स, अलग अलग टाइप के डीएनए लाइगेज एंजाइम है। फर्स्ट है ई कोलाई डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ई कोलाई डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, उसका काम है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक के केस में हम यूज करते हैं, और ये यूज करता है एनएडी को ड्यूरिंग लाइगेशन। ठीक है, अगर हमें किसी बैक्टीरिया के डीएनए को लाइगेट करना है तो हम डीएनए ई कोलाई डीएनए लाइगेज यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटे है, और इसमें क्या है, हमको रिक्वायरमेंट होता है एनएडी की। एनएडी मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड बनाने में। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बन रहा है, उसमें उसके लाइगेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके केस में ये है कि ये कभी भी लाइगेट नहीं करता किसको, ब्लंट एंड को। ठीक है, ब्लंट एंड क्या होते हैं, अब ये हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाले वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हैं। एक जर्नल बता दूं, जब भी डीएनए जब भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, कट बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 2 स्ट्रैंड है, तो कट या तो फिर ऐसे बन सकते हैं या ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से 2 कट प्रोड्यूस, 2 एंड बनेंगे, या फिर ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपका इक्वल एंड्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड, या फिर आपके सेम साइज के होंगे फ्री एंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका एसिमेट्रिक एंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जहां पे भी ब्लंट एंडेड होंगे उसमें ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, और सेकेंड टाइप में ये वर्क करेगा। और जो डीएनए लाइगेज है उसकी एक्टिविटी को हम इन्हांस कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके हम इसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किससे बढ़ा सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करके। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी हमको यूज करना पड़ता है सही कंसंट्रेशन में। ठीक है, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेस देन 1 कंसंट्रेशन में यूज करते हैं तभी ये एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर हम इसको मोर देन 1 कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो ये एक्टिविटी को, इसके क्या होने लग जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो हमको डीएनए पॉलीमरेज अगर यूज करना है तो लेस देन 1 कंसंट्रेशन में यूज करना होगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज। बैक्टीरियो T4 डीएनए लाइगेज जो है वो एक ऐसा डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज से मिल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरी रिसर्च में। ठीक है, लेबोरेटरी रिसर्च के केसेस में इसको यूज किया जाता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज T4 बेसिकली ये होता है, ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई बैक्टीरिया को। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये। ठीक है, और इसका जो अब सेकेंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने इससे प्रीवियस ई कोलाई डीएनए लाइगेज में पढ़ा था कि ये ब्लंट एंड पे काम नहीं करते, तो ये जो है ये स्पेसिफिकली ब्लंट एंड में ही क्या कर, ये ब्लंट एंड और कोहेसिव एंड दोनों में ही क्या करते हैं, दोनों में ही ये एक तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब अगर ब्लंट या कोहेसिव एंड एक ही तरीके के हैं, अगर इस तरीके के एंड है, मतलब क्या है, अगर इस तरीके के एंड है तो क्या हो रहा है, तो फिर उस केस में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट T4 DNA ligase has absolute requirement for the ATP as a cofactor। ठीक है, इसको क्या चाहिए, उसको NAD चाहिए, इसको ATP चाहिए फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, नाउ टैक डीएनए लाइगेज। अब टैक डीएनए लाइगेज NAD प्लस लिखा है, सो दैट मीन्स ये NAD प्लस यूज करता है एक्टिविटी के लिए। टैक डीएनए लाइगेज, टैक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से जो डीएनए लाइगेज एंजाइम डिराइव होता है उसको टैक डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम क्योंकि थर्मोफिलिक है, इसका मतलब क्या है, इसकी एक्टिविटी हायर टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी शो करता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है, इट्स हाफ लाइफ
life is 48 hours at 65 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेटर देन 1 आवर इन 95 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें कोई लाइगेशन हाई टेम्परेचर पे करना है, हाई टेम्परेचर पे, तो वी कैन यूज दिस टैग डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोस्टेबिलिटी प्रॉपर्टी। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो है इस टैग डीएनए लाइगेज की, एंड एनएडी प्लस को ये यूज करता है। नेक्स्ट है मैमेलियन लाइगेज। तो मैमेलियन लाइगेज जो होता है वो जो मैमल्स के लाइगेज करने के काम आता है, मैमल्स से मिलता है, तो उसको हम मैमेलियन लाइगेज कहते हैं। देयर आर 4 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैमेलियन लाइगेज। लाइगेज 1, डीएनए लाइगेज 2, डीएनए लाइगेज 3 एंड डीएनए लाइगेज 4। 1 जो होता है वो लाइगेट करता है, मतलब जोड़ता है डीएनए में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपने सुने होंगे, जब क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे क्या है, ये जो कुछ फ्रेगमेंट, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, वो उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मतलब पीस ऑफ डीएनए होते हैं छोटे छोटे, वो मिल के क्या है स्ट्रैंड्स बनाते हैं, एक बड़ा स्ट्रैंड बनाते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से जब इस टाइम पे जो फ्रेगमेंट्स में लाइगेशन हो रहा है, जो फ्रेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें हम डीएनए लाइगेज 1 यूज करेंगे। डीएनए लाइगेज 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो रिपेयर के काम आते हैं। ठीक है, अब रिपेयर अलग अलग टाइम पे हो सकता है। जैसे डीएनए लाइगेज 2 जो है वो स्पेसिफिकली काम करता है प्रोटियोलिटिक फ्रेगमेंट्स के केस में। जो प्रोटियोलिटिक फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए लाइगेज 3 के, उसके केस में ये यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये डीएनए लाइगेज 3 जो है वो काम आता है आपका जब प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के काम में। ठीक है, तो जब भी क्या हो, अगेन रिकॉम्बिनेशन के टाइम में जो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के काम आता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के अलावा जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने की हेल्प करता है डीएनए लाइगेज 3। और डीएनए लाइगेज 3 जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन XRCC1 इस काम में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से डीएनए लाइगेज 4 जो है ये भी एक रिपेयर है, और ये जो रिपेयर करता है, ये रिपेयर करता है विद द एंजाइम XRCC4, सॉरी विद द प्रोटीन। ये XRCC4 जो है वो प्रोटीन का नाम है। इसके साथ ही ये अपनी एक्टिविटी शो करता है, और एक्टिविटी शो कहाँ करेगा, फाइनल स्टेप ऑफ नॉन होमोलोगस एंड्स ऑफ एंड को जोड़ने के, जो नॉन होमोलोगस एंड्स है उनको जोड़ने के स्पेसिफिकली ये काम आता है। सो डीएनए ligase from prokaryotes and some microbes uses adenosine triphosphate and rather than NAD. So most of the ये जो DNA mammalian DNA ligase हैं ये ATP को यूज करते हैं instead of NAD। ठीक है, नाउ द रिसर्च एप्लीकेशंस। ये सारे हमने बात की कि कितने तरीके के होते हैं। अब रिसर्च एप्लीकेशन जो है मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका यूज़ है। नोवल डीएनए लाइगेज कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ना है। ठीक है, जहाँ पे हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नैनो स्केलिंग में ऑब्जेक्ट्स की, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोटोनिक कॉम्पोनेंट्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, इट is also used in DNA replication, and this is the most important application of DNA ligase in your course. Okay, so thank you so much. This is all about DNA ligase, its applications as well as its types. So hope you like the video. If you like, so please share, subscribe and comment down. Thank you.